हाँ, हाँ। जैसा कि हमको पता है कि आज हम सभी एक महामारी से लड़ रहे हैं, कोरोना नामक, और इससे लड़ते वक़्त हमने बहुत सारे अपनों को खोया है। जैसे अभी कश्यप सर थे, आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूँ तो उन्होंने भी बताया कि उनके फैमिली से कोई किसी का डेथ हुआ है। तो बहुत सारे अपने जो है बिछड़े हैं इस महामारी में। लेकिन फिर भी हैरानी की बात ये है कि हम इस वक़्त भी, मतलब कोविड आया और मतलब हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास, वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। इस वजह से हमारी डेथ हुई है, मतलब हमारे रिलेटिव्स की डेथ हुई है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऑक्सीजन के कोविड की वजह से एक डेथ होना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से भी बहुत सारे लोगों की लार्ज नंबर जो होंगे वो डेथ के, वो ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई है। तो ये हमें और सोचना पड़ेगा इस चीज पे कि और आगे हमेशा प्रॉब्लम होगी ही। अगर हम आज नहीं जगे तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि पेड़ सब लोग काट रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बोली कि मतलब इस महामारी ने हमें एक चीज तो सिखाया है। पहले भी हमें पता था कि पर्यावरण इम्पोर्टेंट है, ये हमें पता था, लेकिन फील हमें शायद अब हुआ है कि ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको काटने के जो तेजी है इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप आज से 10 साल 15 साल पहले का अगर डाटा उठा के देखोगे कि क्या था और अभी क्या है, तो बहुत मतलब समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बढ़े भी हैं, तो ये चीज है। और क्योंकि यहाँ पे आनंद सर हैं, तो हम लोग बक्सवा जंगल के बारे में बात करेंगे। एमपी का एक फॉरेस्ट है ये, और जो कि 382 हेक्टेयर लगभग हेक्टेयर में है, 382 हेक्टेयर में है, और जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा पौधे, मतलब पेड़ हैं वहां पे। 2 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कि हमें पता चला कि वहां पे हीरे की खान है, वो भी श्योर नहीं है कोई, लेकिन मतलब पता चला है ऐसा, तो उनको क्या है कि काटने का ऑर्डर आया है। बाकी डिटेल में सर बताएंगे, पर जितना मैं पढ़ रही थी वो मैं बता रही हूँ। और इस पे क्या है कि कई लोग जो है एक मूवमेंट चला रहे हैं ट्विटर पे, सर उसमें से एक है कि इंडिया स्टैंड विद बक्सवाहा फॉरेस्ट। तो उस मूवमेंट के थ्रू ये लोग काफी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई रिप्लाई या कुछ उस पर एक्शन तेजी से आ रहा है। तो इसी पे बात करने के लिए हम हमारे साथ है मध्य प्रदेश से आनंद सर, और इनका ग्रास रूट लेवल पे 15 साल का एक्सपीरियंस है इन्वायरमेंट के फील्ड में। और सर का एक संस्था भी है, पर्यावरण शिक्षा एवं संस्कार, राइट सर? पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण समिति। हाँ, संरक्षण समिति। तो उनके ये फाउंडर और प्रेसिडेंट भी है। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको इन्वायरमेंट से मतलब कैसे आपको इस फील्ड में आना हुआ, मतलब आप कहाँ से इंस्पायर हुए ये चीज? सबसे पहले तो सभी के लिए हरित प्रणाम, और इस आभासी पटल पर आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है। अंकिता जी से 2-3 दिन पहले से बात चल रही थी कि इस तरह का हम आभासी पटल पे ये चर्चा हम रखेंगे, तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम अलग अलग प्रदेश से इसमें जुड़े हुए हैं। चूंकि पर्यावरण का ऐसा है कि मैं बचपन से पूरा गांव में, मेरी पढ़ाई लिखाई सब गांव में हुई है, और मेरे माता पिता सब खेती बाड़ी से जुड़े हुए रहे हैं। तो मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए काफी मेरा वो था, एक लक्ष्य था कि मुझे अधिकारी बनना है। और मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ा अच्छा भी था, क्योंकि विज्ञान मेरा काफी अच्छा था, और मुझे विज्ञान के जो मॉडल्स रहते हैं वो बनाने में काफी रुचि थी। तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी बार मैंने रिप्रेजेंट किया है, स्टेट लेवल पे भी मैंने रिप्रेजेंट किया है, और जो कम लागत की जो टेक्नोलॉजी रहती है उनको बनाने के लिए मैंने काफी छोटी छोटी चीजों को लेकर मैंने काम किया है। तो सन 2000 में जब मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ था बायोलॉजी में, तो टीचर ने कहा कि तुम पढ़ने में अच्छे हो तो मैं तुमको एडमिशन नहीं दूंगा इस कॉलेज में, तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर मैं भोपाल आ गया। यहाँ मैंने पीसीएस की तैयारी की, और काफी अच्छी तैयारी की, काफी हमारे साथी भी अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए हैं। लेकिन उसके बाद 2-3 साल के लिए सरकार ने स्टे लगा दिया था, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो फिर मेरा रुझान भी, क्योंकि पैसे की बड़ी कमी हुआ करती थी और ये सब सारी दिक्कत थी, तो फिर मैंने अपना ये पढ़ाई किया, और फिर मैंने अपना एमएससी जो है भोपाल यूनिवर्सिटी से किया पर्यावरण विज्ञान में।
यूटीडी से। फिर इसके बाद मैंने एमबीए जो है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से किया, और अभी मैं पीएचडी स्कॉलर भी हूँ मैं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए। तो मैंने देखा कि देखिए पढ़ाई लिखाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग कितना होना है। काफी मुझे मतलब बहुत सारे फील्ड एक्सपीरियंसेस मेरे को मिले हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई कर लिया है हमने, लेकिन इसका मतलब क्या है। इन्वायरमेंट में हमने पढ़ाई की है, लेकिन तभी से मेरा जो एक्टिविज्म के प्रति मेरा रुझान काफी हुआ है कि यदि हमको दखलंदाजी करना है सरकार की जो विनाशकारी नीति है, इस तरह की प्लानिंग सही नहीं है, तो यदि हम एक्टिविज्म के माध्यम से कुछ कर सकते हैं हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, तो इसके लिए फिर मैं हालांकि काफी संस्थाओं में भी जुड़ा रहा हूँ। मैं WWF इंडिया में भी एज एजुकेशन ऑफिसर में रहा हूँ 3 साल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए। इसके बाद मैं जो मध्य प्रदेश सरकार का एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें भी मैं काम मैंने किया है। तो मुझे वही लगा कि सरकारी ये जो फ्रेम है, इसमें मैं अपना जो मेरे काम करने के तरीके वो यहाँ फिट नहीं होंगे। बाबूगिरी करना, ये इस तरह की चीजें मेरे दिमाग में नहीं थी, तो मैंने वहां से रिजाइन कर दिया। फिर दिल्ली में भी मैंने काफी अच्छी जगह है, इराडा एक संस्था है, उसमें भी मैंने डॉक्टर किरीट पारिक, ज्योति पारिक, इकोनॉमिस्ट है, उनके साथ भी काफी काम करने का मौका मिला। चूंकि मेरा जो 15-16 साल का जो एक्सपीरियंस है पूरा ग्रास रूट लेवल का रहा है। मैंने ज्यादातर ट्राइबल एरियाज में और ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम किया है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई को मैं ज्यादा महत्व तो नहीं देता हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो हमने बहुत कर ली है, डिग्रियां बहुत सारी हो गई, लेकिन यदि जब तक हम कुछ बदलाव लाने की बात नहीं करेंगे, कुछ चेंजेस जो डिफरेंस की बात हम नहीं करेंगे हमारे समाज में, लोगों के जीवन में या पर्यावरण के लिए, तो ये पढ़ाई लिखाई कोई काम की नहीं है। भले आप कहीं से भी पढ़ाई करके आइए, लेकिन यदि आपने इस धरती माता के लिए, इस समाज के लिए कोई अच्छा काम आपने नहीं किया है, तो कोई मतलब नहीं है। यदि हम पुराना उदाहरण भी देखें तो अमृता देवी बिश्नोई हैं, हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, चंडी प्रकाश भट्ट जी हैं, बाबा आमटे जी हैं। तो ये देखिए, ये कोई ऐसा पढ़ाई लिखाई से ताल्लुकात तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं रहा, लेकिन इन्होंने समाज के लिए एक नई दिशा दी है, और उस नई दिशा के कारण ही आज हम काफी बदलाव देखने को हमको मिल रहा है। तो बक्सवाहा का भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो बक्सवाहा है, यहाँ पर अभी अंकिता जी ने जैसे बताया है कि ये भारत में सबसे ज्यादा हीरा यहाँ पर निकला हुआ है। लगभग 34 मिलियन कैरेट का हीरा यहाँ पर निकला हुआ है। और जो पन्ना में भी डायमंड काफी मिलता है। पन्ना के पास ही बक्सवाहा है, तो पन्ना से लगभग 15 गुना ज्यादा हीरा यहाँ पर निकला है। तो इसके लिए सरकार ने यहाँ पर 2,15,875 पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। चूंकि यह 15-20 साल पहले से यह कवायद चल रही थी। ये जो बंदर डायमंड प्रोजेक्ट है, इसमें एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी रियो टिंटो, यह काफी समय तक सर्वे करती रही। और यह भी मुद्दा इसलिए थोड़ा सा उछला है क्योंकि अभी 1 महीने पहले दैनिक भास्कर ने एक न्यूज में ये सब दिया हुआ था। अदरवाइज ये पब्लिक डोमेन पे नहीं था, पब्लिक को कुछ भी पता नहीं था कि कितना जंगल कटेगा, सरकार को कितना राजस्व मिलेगा, कितने वन्य प्राणियों को क्षति होगी, कितने लोगों के लिए इसमें दिक्कत होगी। तो यह इन्होंने कुछ भी यहाँ पर पब्लिक डोमेन पे नहीं दिखाया था। तो सर मैं ये कह रही हूँ कि इतने बड़े जंगल को सरकार कटवाना क्यों चाहती है, जबकि इस वक्त तो हमें और पेड़ लगाने के लिए अभियान चलाना चाहिए, मतलब पब्लिक से अपील करना चाहिए, और प्लस गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी कुछ काम करा सकती है पूरे इंडिया में। तो ऐसे टाइम पे ये पेड़ इतने सारे कटवाने, मतलब कोविड में क्या जरूरत है बेसिकली? देखिए अंकिता जी, आपने बहुत अच्छी चीज बोली है, क्योंकि इसके पहले आपने भी कहा था कि ये जो कोरोना काल की जो विपदा है, विगत हम 14-15 महीने में हमने जो विपदा देखी है, और जो ज्यादातर लोगों की जो डेथ हुई है वह ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। और ऑक्सीजन की त्राही त्राही पूरी दुनिया में मची हुई है। और क्योंकि जो जंगल होते हैं हमारे लंग्स होते हैं, हमारी धरती माता के लंग्स हैं, फेफड़े हैं, और आप जंगलों को काट रहे हैं। तो चूंकि सरकार का सीधा सीधा किसी भी राज्य की सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, तो सीधा सीधा उनका राजस्व से ही लेना देना होता है। क्योंकि इसमें 1500 करोड़ रुपया जो है राज्य सरकार को हर वर्ष इसको मिलना है। और इसमें जो बिरला ग्रुप की जो एसएल माइनिंग कंपनी है, उसने लगभग इस पे 80,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। 80,000 करोड़ रुपया बहुत होता है। और जिसमें से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया ये जो डायमंड का जो मेन माइन जो रहेगा, जो तकरीबन 62 हेक्टेयर में जो रहेगा, उस पर ये खर्च करेगी। तो सरकार को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की त्राही त्राही पूरी दुनिया में मची हुई है और आप जंगलों को कटवाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप पौधारोपण की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जंगल कटवाने की आप बात करते हैं। तो क्योंकि जंगल नहीं रहेगा तो हो सकता है इंसान का अस्तित्व ज्यादा समय तक ना रहे,
क्योंकि जंगल कोई एक पेड़ नहीं है, जंगल एक समग्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, पूरी समग्र जैव विविधता है। इसमें कितने सारे वन्य प्राणियों को रहने का आवास मिलेगा, उनके लिए सुरक्षित स्थान मिलेगा। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गिद्ध होता है, वल्चर होता है, उसके लिए बहुत ही आइडियल आवास है ये बक्सवाहा का जंगल वाला एरिया। यहाँ पर गिद्ध की काफी प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि IUCN ने जो अपनी एंडेंजर्ड वाली जो लिस्ट है उसमें इनको विलुप्तीकरण की कगार पे दिखाया हुआ है। तो ये सारी जैव विविधता हमारी सारी यहाँ पे खत्म होने की कगार पे होगी। तो सर, फायदा तो हमें समझ में आ गया कि एक्चुअली जो है अभी तक हमारे यहाँ जो भी सबसे बड़ा जो पन्ना जंगल है वहाँ पे हीरा का खान मिला था। तो लेकिन ये 15 गुना ज्यादा है यहाँ पे। ये मतलब बहुत सारा मैं पढ़ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग कुछ कुछ ऐसे बोल रहे थे कि हो सकता है कि ये मूवमेंट जो चल रहे हैं वो कोई किसी के मतलब बोलने के वजह से चल रहे होंगे, जो नुकसान करना चाहते हैं इंडिया का, ऐसा कुछ। तो फायदा तो दिख रहा है कि हाँ इतने सारे हमें हीरा मिल रहा है, लेकिन नुकसान क्या है? बेसिकली सबसे ज्यादा किस सेक्टर पे इम्पैक्ट, और ये हमारे लाइफ पे, लाइक आम लोगों की लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालेगा? क्या नुकसान है सबसे ज्यादा? देखिए, एक पेड़ कटने से भी काफी नुकसान होते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारा पूरा जंगल ही पूरा सफाया सरकार कर रही है। और चूंकि पेड़ों से ही हमें प्राणवायु मिलती है, मैं ऑक्सीजन नहीं बोलूंगा, प्राणवायु ही बोलूंगा, क्योंकि प्राणवायु जीवन के लिए अभी यही शब्द मेरे हिसाब से कहना थोड़ा उचित होगा। तो इसके बाद हमारा ये जो आम लोगों पे काफी असर पड़ेगा, क्योंकि बुंदेलखंड का जो एरिया है काफी विषम परिस्थिति है यहाँ की। यहाँ पर पानी की बहुत क्राइसिस है, टेम्परेचर वगैरह भी काफी यहाँ रहता है, फॉरेस्ट भी एक माइक्रो क्लाइमेट बनाता है, और यहाँ पे जो वन्य प्राणियां हैं इनको भी सुरक्षा मिलेगी, और पूरा हमारा इकोसिस्टम जो है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी प्रॉपर रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो प्राणवायु की हम जो बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो इतना ये जो जंगल है, कहते हैं कि एक जो पेड़ रहता है वह तकरीबन एक, यदि हेल्दी पेड़ की यदि हम बात करें तो वो तकरीबन 270 लीटर ऑक्सीजन एक दिन में छोड़ता है, जो तकरीबन 7 लोगों के लिए प्राणवायु पूरा करते हैं। तो इतने जंगल से कितनी सारी ऑक्सीजन निकलेगी, और वो प्राणवायु हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो एक इसमें कहा है ना कि कहते हैं कि भाई जंगल कटे मंगल घटे, वृक्ष हमारे प्राण, प्राण प्रदूषण से पटे, कैसे हो दुख त्राण। तो हमारे दुखों का त्राण जो है वह कैसे होगा? जंगल यदि आप काटेंगे, इस तरह की विनाशकारी नीतियां आप लेके आएंगे, तो इसे आम जन क्या, क्योंकि यह कोई पर्यावरण का मुद्दा कोई एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, कोई भौगोलिक सीमाओं से बंधा मुद्दा नहीं है, राजनीतिक सीमाओं से बना मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो नुकसान होगा उसका असर दिल्ली में भी होगा, दूसरे प्रदेशों में भी होगा। और चूंकि ये मूवमेंट से यही है, सबक लेने का है कि भाई यदि बक्सवाहा का जंगल बचेगा, तो बक्सवाहा हमारा एक्चुअली अंतिम पड़ाव नहीं है, बक्सवाहा हमारा सिर्फ एक उदाहरण है। यदि बक्सवाहा का जंगल बचता है, हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो आने वाली सरकार की नीतियां भी थोड़ी सी इससे सबक उनको भी लेना पड़ेगा, जब भी कोई इस तरह की विनाशकारी रणनीति बनाती है तो। मतलब लोगों को सोच करके आगे काम करेगी जब भी करेगी, तो कि इस लेवल का प्रोटेस्ट हो सकता है आगे। हाँ बिल्कुल। तो और आपने एक चीज बोला स्पीसीज के लिए, तो अभी तो हम अपने बारे में ही इतना ज्यादा सोचने लगे हैं। इंसान जो है, पहले ऐसा होता था ना, मतलब अंधविश्वास में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, पर कुछ चीजें हैं जो पहले जो होती थी, जैसे तुलसी का पूजा करते थे लोग, तो ये सब चीजें थी। तो वो और कई चीजें हैं जो मतलब पेड़ के बारे में कई चीजें हैं जो आप अगर पुराने थोड़ा जाएंगे तो वो लोग सोचते थे। वो अलग बात है, उनको रीजन पता नहीं होता था कि वो किस वजह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी करते थे, लेकिन सोचते जरूर थे। अभी एजुकेशन हमें मिल गया, हमें पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो हम धड़ल्ले से काट रहे हैं, तो उसका भुगतना भी पड़ेगा हम लोगों को। तो सर मुझे ये पूछना था कि जो बक्सवाहा जंगल है, तो इसमें बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं भी जुड़ी हुई, जिस आपने मेरे को एक ग्रुप में जो देखा मतलब ऐड किया था, तो उससे मेरे को पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ट्विटर ट्रेंडिंग में भी है कई दिनों से। तो मेरे को ये पूछना है कि इसको रोकने के लिए क्या स्टेप मतलब उठाए जाए, जो पर्यावरण से रिलेटेड लोग। देखिए, इसको रोकने के लिए अभी जब दैनिक भास्कर ने अपना न्यूज निकाला था, इसके बाद से हमारे जितने भी पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं और समाज सेवी हैं और जो हमारे सामान्य लोग हैं, इस मुहिम से जुड़ गए हैं, और इसको राष्ट्रीय स्तर की मुहिम हमने बनाई है। हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन मीटिंग रखी थी जब यह विज्ञप्ति इस तरह की निकली थी, तो जिसमें पटना, मध्य प्रदेश, यूपी और भी स्टेट से काफी लोग जुड़े थे। इसके बाद से इस मुहिम को हमने गति दी है,
क्योंकि अभी कोरोना काल का समय है, लॉकडाउन भी है, तो हम सरकार की जो कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल है और गाइडलाइन को भी हमें फॉलो करना है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मीडिया एडवोकेसी के माध्यम से हमने इस मुहिम को अंजाम दिया है और इसका प्रतिफल यही रहा है कि पूरे भारत से, इवन कि नेपाल और यूके से भी काफी लोग हमारी मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने ट्विटर के माध्यम से भी काफी लोगों को जोड़ा है इसमें और ट्विटर ट्रेंड भी हमने चलाया है, जो पहले हमारा 6वें नंबर पे था और इसके बाद ये जो लास्ट सैटरडे को हमने चलाया तो हमारा 2nd नंबर पे आया है। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरा ट्विटर भी सस्पेंड कर दिया है, मेरा अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो काफी ट्वीट्स भी किए थे पीएमओ को, सीएम को और काफी जितने भी ये जो नीति पॉलिसी मेकर्स हैं और जो इसकी जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं इस चीज के लिए। तो इस तरह की मुहिम हमने चलाई है जिसमें भारत से और पूरे अन्य देशों से भी काफी लोग जुड़े हैं, उनका समर्थन हमको लगातार मिल रहा है। और इस मुहिम का सबसे बड़ा ये है कि यदि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो वैसे हम लोगों ने 5 जून के लिए पक्सवाहा में एक जाने का हमने वहाँ विचार किया है और चिपको आंदोलन का एक सांकेतिक हम वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर, क्योंकि यह आंदोलन पूरा हम चूंकि गांधीवादी विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, मैं राष्ट्रीय युवा संगठन से भी जुड़ा हूँ, तो सत्याग्रह ही हमारा मकसद है। कोई किसी तरह का हमको लड़ाई झगड़ा इस तरह से नहीं करना है, कोई उग्र आंदोलन नहीं करना है। आमरण अनशन और सत्याग्रह ही हमारा एक माध्यम होगा जिसके द्वारा हम एक अच्छा मैसेज हम लोगों को देंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके पहले भी पिछली साल हमने एक आंदोलन चलाया था, पर्यावरण बचाओ अभियान, जिसमें भोपाल के जो नवीन विधायक विश्राम गृह के लिए 22 एकड़ के तकरीबन 5000 पुराने पेड़ों को काटा जाना था। इसके लिए हमने 1 साल तक मुहिम चलाई और उस मुहिम का फर्क ये हुआ है कि सरकार ने वह फाइल क्लोज कर दी, जिसमें हमारे 5000 पुराने 22 एकड़ के पेड़ कटने से बच गए हैं, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन सभी का रहा है, कोई ऐसा नहीं है। हमने पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया, हमने इस तरह का जा के लोगों को जागरूक भी किया, सोशल मीडिया, इस तरह के सारे माध्यम को हमने उपयोग किया। वाह। सर, जो आप बोल रहे हो कि इतने सारे चीजें मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग ऑनलाइन और ट्विटर ट्रेंड भी कर रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई आया है क्या? बिल्कुल, सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। पहले जब हमने जो कलेक्टर महोदय हैं छतरपुर के, चूंकि बक्सवाहा तहसील जो है छतरपुर जिले के अंतर्गत आती है, तो वहाँ के डीएम महोदय का तो बड़ा अच्छा जवाब आया कि आप इस तरह का आंदोलन मत करिए, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं, इसकी लीज वगैरह सब हो गया है, हमारे इसमें आप रोड़ा मत बनिए, जो भी चीजें हमको करनी है वह चालू होगी। और इसके बाद विधायक महोदय का भी इसी तरह का आया कि आपने विकास नहीं देखा है, विकास क्या होता है और इसकी समझ आपको नहीं है, हम 15 गुना ज्यादा पेड़ लगवाएंगे यहाँ पर। अब उनको ये नहीं पता कि हमारे 2,15,000 का 15 गुना कितने 32 लाख पेड़ वो कहाँ पे लगाएंगे और क्या उनके लिए जगह है। और प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से है, काफी लोग इसमें जब पीएमओ वगैरह और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर और पर्यावरण मंत्री, इन सभी को भी इसमें काफी लोगों ने टैग किया था, तो इसी वजह से हमारे काफी पर्यावरण मित्रों के जो हैं ये ट्विटर सस्पेंड कर दिए हैं, कुछ के परमानेंटली भी वो कर दिए हैं। तो प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं से तो हमको दिख रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन दिल्ली से लगा दी है, तो कहीं ना कहीं हलचल तो है सरकार में, क्योंकि मीडिया कंटिन्यू हमारा कवरेज कर रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, तो हमको रिस्पॉन्सेस तो हमको मिल रहे हैं। तो सर, थैंक यू सर ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए। और मुझे ये चीज पूछना होगा कि अभी जैसे हम लोग इस वीडियो को ऑनलाइन जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म होंगे शेयर करेंगे, तो अगर जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे वो इस मूवमेंट से कैसे जुड़ सकते हैं, वो प्लीज एक बार आप बता दीजिए। और हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं, मतलब सहयोग क्या, हम कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हम कैसे जुड़ सकते हैं, तो ये तो नहीं, ये हम सबका अभियान है। देखिए, मैं कोई आनंद, कोई अलग से कुछ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। आप इतनी अच्छी मुहिम आप चला रहे हैं, ये पर्यावरण के लिए आप लोग भी कर रहे हैं अच्छा काम, तो आप इस मूवमेंट में आप जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने डेडिकेटेड ग्रुप्स बनाए हैं, क्योंकि ग्रुप्स बहुत सारे पर्यावरण के, लेकिन एक पर्टिकुलर मैटर को फोकस करने के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हैं। कुछ हमारे ट्विटर अकाउंट भी हैं, तो इनके माध्यम से आप हमारे इसमें जुड़ सकते हैं। हमारे नहीं, मतलब हम सभी के ये जो ग्रुप हैं उनमें आप जुड़ सकते हैं और हम मिलके इसको एक अच्छे अभियान के रूप में चलाते हैं, क्योंकि आप सब समाज से भी हैं और इतना अच्छी सोच सबकी है, तो सबका साथ मिलेगा तभी हम पर्यावरण, धरती माता के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। क्योंकि इंसान का जीवन तो एक बार मिलता है, यदि इस जीवन में कुछ अच्छा काम
हम करके जाते हैं तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं, जनरेशंस हैं, वो हमेशा हमको याद रखेंगी। तो आप जुड़िए, जरूर जुड़िए आप हमारे इस अभियान में। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर आप मेरे को ये बताइए कि आपका जो जिसके आप फाउंडर हैं पर्यावरण शिक्षा एवं संस्कार जो भी आपका एनजीओ आई थिंक है, तो या जो भी है, तो उससे हम कैसे जुड़ सकते हैं और उसमें जन भागीदारी मतलब कोई भी जो सुने आपसे अगर जुड़ना चाहे उससे तो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, इसमें आप बिल्कुल, आपका स्वागत है। आप हमारे संस्था के साथ जुड़े। आप चूंकि जो संस्था का मेन फोकस पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण को लेके ही है, पर्यावरण मित्र धर्म को लेके, और जो ग्रास रूट लेवल पे हम लोग प्लांटेशन ड्राइव और जागरूकता अभियान और कुछ ये जो पर्यावरण संगत कुछ सॉल्यूशन है, उनको कम लागत की प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है। हमारा चूंकि फेसबुक ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, और अभी वेबसाइट भी हमारी इसके लिए बन जाएगी, तो उसमें आप जुड़ें। और कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी संस्था के बने हुए हैं, तो इसमें आप जुड़िए और अपने विचार को साझा करिए, और हमारे लाइक कुछ जो भी आप चाहते हैं उसको करने के लिए तैयार हम भी रहेंगे जुड़ के, और आपके साथ में अलायंस करके भी कुछ काम हम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपकी बहुत जरूरत है हम लोगों को, मतलब गाइडेंस की बहुत ही जरूरत है। क्योंकि हम लोग यंग हैं, जिनके पास काम करने की कैपेसिटी तो है पर अनुभव नहीं है, तो वो आप ही से लेना पड़ेगा, आप ही जैसे लोगों से। तो एक लास्ट मैसेज, अगर सर आप जो भी सुन रहे होंगे वीडियो, अगर आप कुछ मैसेज, लास्ट मैसेज अगर देना चाहें तो उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। इस आभासी पटल से मेरा यही मैसेज है कि मेरा सभी लोगों से अपील यही है कि देखिए, प्रकृति का जो है विनाश लगातार होता जा रहा है, और हमको विरोध अपने स्तर पे हमको करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं ना कि वक्स्वाहा हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी विनाशकारी जो नीतियां हैं उनमें हमको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अपने स्तर पर विरोध करें। कोई जरूरी नहीं कि आपको डीएम के पास जाना है, सीएम के पास जाना है, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, हमारे विचारों की स्वतंत्रता हमारे पास है। तो जो भी चीज गलत होती है तो आप उसका विरोध जरूर करिए, अपने स्तर पर विरोध करिए, और हमेशा कहीं ना कहीं इस तरह का दबाव हम क्रिएट करेंगे, तभी हमारी मांगे पूरी होंगी और सही नीतियां इसमें सरकार बनाएगी। और यही अपील है कि इस आंदोलन से भी आप सब लोग, इस आंदोलन में, इस अभियान से आप सब लोग जुड़िए। और चूंकि यह जन जन की आवाज है, तो एक आवाज में हम सरकार को फोकस करेंगे हमारे इस मुद्दे के लिए। तो यही मेरी अपील है इसके लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इतने अभी जो जितने लोग भी हैं जुड़े हुए हैं अभी ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं सर से, फिर हम कंक्लूड करेंगे। नमस्कार सर, योगेश बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर, योगेश सर। सर मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप इस फील्ड में बहुत एक्टिव हैं और अच्छी बात है सर। ये जो आपके अंदर जज्बा है वो सबके अंदर होना चाहिए। और सर मैं आपकी जो सोसाइटीज हैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो आप जो भी जो डिटेल्स हैं वो आप शेयर कर देंगे तो सर ज्यादा बेटर हो जाएगा हम लोगों के लिए। बिल्कुल, मैं डिटेल्स और हमारा ये जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल वगैरह, ये मैं अंकिता जी को दे दूंगा, तो सभी को सर्कुलेट भी कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। जो काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन सरकार के अगेंस्ट खड़ा होने का हिम्मत सबके पास नहीं होता, मनोबल तोड़ देते हैं सबका। तो हम लोग यंगस्टर हैं, आप लोग का सहयोग मिलेगा तो जो क्रांतिकारी विचारधारा है कि हम लोग को ग्रीनरी पे फोकस करना है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे, ना कि कोविड की वजह से। और इधर जो अभी की जो डिमांड है कि अभी क्या चाहिए, तो इस तरह का आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं, और हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं सर कि आने वाले भविष्य में हम लोग कुछ नया और एक अच्छा अभियान को लेके क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे। इधर सब भगत सिंह और चंद्रशेखर हैं और गांधी भी हैं, तो वो विचारधारा को पूरा लेके आगे बढ़ेंगे सर। और इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर और शुक्रिया। सर बहुत अच्छे विचार आपके हैं, क्योंकि युवा शक्ति ने ही समय की धारा को बदला है, और अपन सब यंग हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कोई नेता भी बने, कोई अच्छे प्रशासनिक सेवा में भी जाए, तो यदि वो पहुंच के अपनी इस तरह की नीतियों को अपने कार्य क्षेत्र में यदि लागू करता है तो हमारी सफलता और अच्छे से हमको मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू।